नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज की गहराई में उतर रहे हैं जो आकार में तो बहुत छोटी है, लगभग ना के बराबर वजन वाली, लेकिन जिसने विज्ञान की पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। बिल्कुल, एक बहुत ही मूलभूत कण। हाँ, सोचिए, एक अदृश्य कण जिसने परमाणु के बारे में हमारी सदियों पुरानी समझ को ही बदल दिया। सही कहा। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें जे थॉमसन की उस खोज की कहानी है जिसने इलेक्ट्रॉन को दुनिया के सामने लाया जी। और साथ ही वो स्रोत इलेक्ट्रॉन के कुछ बुनियादी लेकिन चौंकाने वाले गुणों पर भी रोशनी डालते हैं। हाँ, काफी दिलचस्प जानकारी है उनमें। तो आज हमारा मकसद है इन स्रोतों के जरिए इलेक्ट्रॉन की कहानी को समझना। ये क्या है, इसे कैसे खोजा गया और सबसे जरूरी ये क्यों इतना मायने रखता है। ठीक है। हम शुरुआत करेंगे डाल्टन के परमाणु मॉडल से, जो उस समय की सबसे कह सकते हैं स्वीकृत धारणा थी। जी बिल्कुल। और फिर देखेंगे कि कैसे एक प्रयोग ने उस मॉडल की नींव हिला दी। तो चलिए परमाणु के इस नन्हे से रहस्य की परतों को खोलते हैं। जरूर। तो कहानी की शुरुआत होती है जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से 19वीं सदी की शुरुआत में। डाल्टन ने कहा कि हर तत्व छोटे अविभाजक कणों से बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। और एक तत्व के सारे परमाणु एक जैसे, लेकिन दूसरे तत्वों के परमाणुओं से अलग। हाँ, ये सिद्धांत रासायनिक संयोग के नियमों को समझाने में काफी सफल रहा, जैसे कि चीजें एक निश्चित अनुपात में ही क्यों मिलती हैं। हाँ, वो तो है, लेकिन कुछ ऐसी बातें थीं जो ये मॉडल नहीं समझा पा रहा था, है ना? बिल्कुल, डाल्टन का मॉडल सफल था, पर रोजमर्रा के कुछ अनुभव थे जिनकी व्याख्या वो नहीं कर पाता था। जैसे? सबसे बड़ा उदाहरण है स्थिर विद्युत, मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, वो जैसे कंघी को सूखे बालों में रगड़ने वाला। हाँ हाँ, वही। या कांच की छड़ को रेशम से रगड़ना, उनमें हल्की चीजों को खींचने का गुण आ जाता है। बिजली पैदा हो जाती है एक तरह से। अब सवाल ये था कि परमाणु डाल्टन के बताए अनुसार अविभाज्य एकदम ठोस गोले हैं, तो रगड़ने से ये गुण आता कहां से? सही बात है, आवेश कहां से पैदा हो गया? वही, परमाणु के अंदर ऐसा क्या है जो इस आवेश को जन्म दे रहा है? डाल्टन का अविभाज्य परमाणु इसकी कोई संतोषजनक व्याख्या नहीं दे पा रहा था। तो ये एक संकेत था कि परमाणु शायद उतना सरल नहीं है। बिल्कुल, ये एक बड़ा संकेत था कि परमाणु शायद उतना सरल और अविभाज्य नहीं है जितना माना जा रहा था। वैज्ञानिकों को लगने लगा था कि भाई परमाणु के भीतर भी कोई संरचना है, कोई राज छुपा है। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है जे थॉमसन की। साल था 1897, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की कैवेंडिश प्रयोगशाला। जी। थॉमसन उस समय कैथोड किरणों पर प्रयोग कर रहे थे। हाँ। ये एक तरह की रहस्यमयी किरणें थीं जो वैक्यूम ट्यूब में पैदा होती थीं। हाँ, वो दौर ही ऐसा था, वैज्ञानिक अदृश्य विकिरणों और ऊर्जा के नए रूपों को समझने की कोशिश में लगे थे। एक्सरे की खोज भी हाल ही में हुई थी। अच्छा, तो थॉमसन ने क्या किया इन कैथोड फेनों के साथ? हाँ, तो थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल किया। ये मूल रूप से एक कांच की ट्यूब होती है जिसमें से लगभग सारी हवा निकाल दी जाती है। वैक्यूम जैसा? हाँ, करीब करीब वैक्यूम। और उसके दोनों सिरों पर धातु के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। जब इन पर बहुत ज्यादा वोल्टेज लगाया जाता है तो कैथोड यानी ऋणात्मक सिरे से एनोड यानी धनात्मक सिरे की तरफ कुछ अदृश्य किरणें निकलती हुई दिखती थीं। अदृश्य तो दिखती कैसे थीं? वो ट्यूब के कांच पर एक चमक पैदा करती थीं। तो लोग मानते थे कि ये शायद कोई प्रकाश या तरंग जैसा कुछ है। अच्छा। लेकिन थॉमसन ने बड़ी चालाकी से प्रयोग किए। उन्होंने दिखाया कि ये किरणें बिजली के क्षेत्र में और चुंबकीय क्षेत्र में मुड़ जाती हैं। मुड़ जाती हैं? हाँ, ठीक वैसे ही जैसे आवेशित कण मुड़ते हैं। और जिस दिशा में ये मुड़ती थी उससे साफ पता चलता था कि इन पर ऋणात्मक आवेश है, नेगेटिव चार्ज। ओह, मतलब जो पहले सिर्फ एक किरण या वेव समझी जा रही थी, थॉमसन ने साबित किया कि वो असल में तेजी से चलते हुए नन्हे कणों की एक धारा है। बिल्कुल, यही उनका क्रांतिकारी कदम था। ये सोच में बहुत बड़ा बदलाव था। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने न सिर्फ ये साबित किया कि ये कण है, बल्कि उन्होंने ये भी देखा कि ये कितना मुड़ते हैं, उनके विक्षेपण का सावधानी से अध्ययन किया। और उससे उन्होंने इन कणों के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात, चार्ज टू मास रेशियो, ईएम, इसका पता लगा लिया। चार्ज टू मास रेशियो? हाँ, और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह अनुपात हमेशा एक जैसा आता था, चाहे ट्यूब में कोई भी गैस क्यों ना भरी हो या कैथोड किसी भी धातु का क्यों ना बना हो। हर बार सेम रेशियो? ये कैसे हो सकता है? यही तो, ये परिणाम चौंकाने वाला था। इससे थॉमसन इस नतीजे पर पहुंचे कि ये कण किसी खास पदार्थ से नहीं आ रहे, बल्कि ये पदार्थ का एक मूलभूत हिस्सा है। मतलब सबके अंदर होते हैं? हाँ, बाद में इन्हीं कणों को इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। ये नाम वैसे जॉर्ज स्टोनी ने पहले सुझाया था। इलेक्ट्रॉन?
अच्छा, और फिर थॉमसन ने इन इलेक्ट्रॉनों के वजन यानी द्रव्यमान के बारे में भी कुछ अनुमान लगाया। ये पता करना कि इतने छोटे कण का वजन कितना है, ये तो उस समय के हिसाब से कमाल ही रहा होगा। हाँ बिल्कुल, उनके चार्ज टू मास रेशो के मापन से ये अंदाजा लगा कि ये कण अविश्वसनीय रूप से हल्के हैं। कितने हल्के? उन्होंने अनुमान लगाया कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु, जो तब तक ज्ञात सबसे हल्का परमाणु था, हाँ, उसके द्रव्यमान का लगभग 1,18,337वां हिस्सा है। 1/1837, मतलब लगभग 2000 गुना हल्का हाइड्रोजन से भी। जी हाँ, सोचिए कितना छोटा। बाद में और सटीक प्रयोग हुए जिनसे इलेक्ट्रॉन का वास्तविक द्रव्यमान पता चला। 9.10938 × 10⁻³ किलोग्राम। 10 के घात -31, ये तो बहुत ही ज्यादा कम है। हाँ, इतना कम कि परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होते हैं उनकी तुलना में ये लगभग नगण्य है, नेग्लिजिबल है। अच्छा, इसीलिए जब हम किसी परमाणु का कुल द्रव्यमान निकालते हैं तो अक्सर हम इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को अनदेखा कर देते हैं। सुविधा के लिए इसे 0U मतलब एटॉमिक मास यूनिट मान लेते हैं। समझ गई, हाइड्रोजन से भी लगभग 2000 गुना हल्का। ये तो वाकई कल्पना से परे है। लेकिन मेरे लिए जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी वो ये कि थॉमसन ने पाया कि ये कण सिर्फ कैथोड किरणों में ही नहीं है, बल्कि ये हर तरह के पदार्थ में, हर तरह के परमाणु में मौजूद है। ये कैसे साबित हुआ? यही उनकी खोज का सबसे क्रांतिकारी और दूरगामी नतीजा था। जैसा मैंने पहले कहा, उन्होंने अलग अलग धातुओं के कैथोड इस्तेमाल किए। हाँ, ट्यूब में अलग अलग गैसें भर के प्रयोग किए और हर बार उन्हें वही एम अनुपात वाले कण मिले। हर बार? हर बार। इसका एक ही मतलब हो सकता था कि ये ऋणात्मक कण, ये इलेक्ट्रॉन किसी खास पदार्थ या खास परिस्थिति की उपज नहीं है, बल्कि ये सभी पदार्थों का एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल हिस्सा है। सभी पदार्थों का? सभी का। ये खोज डाल्टन के मॉडल के ताबूत में कह सकते हैं आखिरी कील की तरह थी। हाँ। डाल्टन ने कहा था कि हर तत्व के परमाणु अनोखे और अविभाज्य होते हैं। थॉमसन ने दिखा दिया कि नहीं, परमाणु अविभाज्य नहीं है, उनके अंदर और भी छोटे कण होते हैं। और कम से कम एक कण इलेक्ट्रॉन तो सभी परमाणुओं में एक जैसा होता है। इसने उप परमाणविक कणों की दुनिया का दरवाजा खोल दिया और पदार्थ की संरचना के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। तो मतलब चाहे लोहा हो, सोना हो, ऑक्सीजन हो या हमारे शरीर की कोशिकाएं हो, सबके परमाणुओं में ये एक जैसे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। बिल्कुल। ये तो सच में प्रकृति की एक बुनियादी एकता की तरफ इशारा करता है। कमाल है। अच्छा, अब बात करते हैं इनके आवेश यानी चार्ज की। आपने बताया कि ये ऋणात्मक होते हैं, इसके बारे में और क्या पता चला? बिल्कुल सही। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। बाद में और प्रयोग हुए, खासकर रॉबर्ट मिलिकन का मशहूर तेल बूंद प्रयोग, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। हाँ, सुना है उसके बारे में। उस प्रयोग ने इलेक्ट्रॉन पर मौजूद आवेश का सटीक मान तय किया। ये मान है -1.6022 × 10⁻⁹ कूलम्ब। -1.6। ठीक है। ये प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे छोटा स्वतंत्र आवेश माना जाता है। इसे मूलभूत आवेश इकाई या एलिमेंट्री चार्ज यूनिट कहते हैं, जिसे ई से दिखाते हैं। अच्छा, ये बेसिक यूनिट है चार्ज की। हाँ, और हिसाब किताब में आसानी के लिए हम अक्सर इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष आवेश रिलेटिव चार्ज को -1 मान लेते हैं। -1, ठीक है। और ये ऋणात्मक आवेश परमाणु की संरचना और उसकी स्थिरता के लिए बहुत जरूरी है। स्थिरता के लिए कैसे? देखिए, एक सामान्य परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। उसके केंद्र में नाभिक यानी न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉनों पर धनात्मक आवेश होता है। हाँ। तो नाभिक का कुल आवेश धनात्मक होता है, मान लीजिए +Ze, जहां Z परमाणु संख्या है। ठीक है। अब परमाणु को उदासीन बनाए रखने के लिए नाभिक के चारों ओर ठीक उतने ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जिनका कुल ऋणात्मक आवेश -Ze नाभिक के धनात्मक आवेश को संतुलित कर देता है। अच्छा, तो प्लस और माइनस चार्ज बराबर हो जाते हैं और एटम न्यूट्रल रहता है। बिल्कुल, ये संतुलन ही परमाणु को स्थायित्व देता है। और क्या इसी संतुलन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उनकी व्यवस्था से ये तय होता है कि कोई परमाणु दूसरे परमाणुओं के साथ कैसे व्यवहार करेगा? मतलब क्या केमिस्ट्री की पूरी कहानी इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के आसपास घूमती है? निश्चित रूप से, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। परमाणु की रासायनिक पहचान और उसका व्यवहार, मतलब वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो लगभग पूरी तरह से उसके इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। अच्छा। खासकर उन इलेक्ट्रॉनों पर जो सबसे बाहरी कक्षाओं या ऊर्जा स्तरों में होते हैं।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिन्हें कहते हैं। हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर के निश्चित ऊर्जा स्तरों या ऑर्बिटल्स में हैं। ऑर्बिटल्स, ये क्वांटम वाला कॉन्सेप्ट है। जी हाँ, ये क्वांटम मैकेनिक्स में आता है। तो ये जो व्यवस्था है इलेक्ट्रॉनों की, यही तय करती है कि कोई तत्व कितना क्रियाशील होगा, वो दूसरे तत्वों के साथ कैसे जुड़ेगा, मतलब किस तरह के रासायनिक बंधन बनाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन शेयर करके या देकर, कोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड। बिल्कुल, और उसके बाकी गुण भी, जैसे रंग कैसा होगा, बिजली का चालक होगा या नहीं, ये सब बहुत कुछ इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था पर निर्भर करता है। तो मतलब केमिस्ट्री काफी हद तक इलेक्ट्रॉनों के लेन देन और साझेदारी का ही खेल है। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। बाद में क्वांटम मैकेनिक्स ने हमें इलेक्ट्रॉनों की इस व्यवस्था और व्यवहार को समझने के लिए एक बहुत शक्तिशाली और सटीक ढांचा दिया, लेकिन इसकी नींव इलेक्ट्रॉन की खोज और उसके इन मूलभूत गुणों की समझ में ही रखी गई थी। ये दिलचस्प है कि कैसे एक कण की खोज ने पूरे विज्ञान के क्षेत्र को ही बदल दिया। अच्छा, स्रोतों में इलेक्ट्रॉन के कुछ और भी गहरे गुणों का जिक्र है, जैसे उसका दोहरा स्वभाव, मतलब वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, और स्पिन। ये शब्द सुनने में थोड़े रहस्यमयी लगते हैं। क्या आप इन्हें सरल शब्दों में समझा सकते हैं? हाँ, ये इलेक्ट्रॉन के और भी ज्यादा आकर्षक और क्वांटम यांत्रिकी से जुड़े गुण हैं। ये हमारी रोजमर्रा की दुनिया की समझ से काफी अलग है। अच्छा, दोहरा स्वभाव या तरंग कण द्वैतता का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कई बार तो एक ठोस कण की तरह व्यवहार करता है, उसका निश्चित द्रव्यमान है, आवेश है, वो टकरा सकता है। ठीक है, जैसे एक छोटी सी गेंद। हाँ, एक तरह से। लेकिन कुछ दूसरी परिस्थितियों में वो एक तरंग यानी वेव की तरह व्यवहार करता है। तरंग की तरह कैसे? जैसे वो फैल सकता है, उसमें व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस और विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन जैसी घटनाएं होती हैं जो तरंगों का गुण है, जैसे पानी की लहरें या प्रकाश की किरणें दिखाती हैं। एक ही चीज, कभी कण तो कभी तरंग। ये तो वाकई दिमाग घुमा देने वाली बात है तो अजीब, लेकिन प्रयोगों ने बार बार इसे साबित किया है। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन की ही खासियत नहीं है, बल्कि क्वांटम जगत के सभी मूलभूत कणों का एक गुण है कि वो कण और तरंग दोनों के लक्षण दिखाते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि हम उन्हें माप कैसे रहे हैं। कमाल है। और स्पिन का क्या मतलब है? क्या इलेक्ट्रॉन सच में किसी लट्टू की तरह घूमता है? देखिए, स्पिन शब्द थोड़ा भ्रामक हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉन का एक आंतरिक क्वांटम गुण है जिसे आंतरिक कोणीय संवेग कहते हैं। आंतरिक कोणीय संवेग? ठीक है। इसे आप सीधे सीधे किसी गेंद के अपनी धुरी पर घूमने जैसा नहीं समझ सकते, हालांकि गणितीय रूप से ये उससे मिलता जुलता है। तो फिर ये है क्या? बेहतर होगा कि इसे इलेक्ट्रॉन का एक मूलभूत अंदरूनी चुंबकीय गुण समझें, जैसे उसके अंदर एक छोटा सा चुंबक हमेशा मौजूद हो। एक नन्हा सा चुंबक? हाँ, एक तरह से। और इस स्पिन के सिर्फ दो ही संभव मान या दिशाएं होती हैं, जिन्हें हम आमतौर पर अप +1/2 और डाउन -1/2 कहते हैं। सिर्फ दो, अप और डाउन? जी हाँ, और ये स्पिन परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को समझने के लिए बहुत जरूरी है। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत इसी पर आधारित है। अच्छा। और यही पदार्थों के चुंबकीय गुणों के लिए भी जिम्मेदार है। तो ये दोहरा स्वभाव और स्पिन हमें दिखाते हैं कि क्वांटम स्तर पर पदार्थ का व्यवहार हमारी सामान्य बुद्धि से कितना अलग और अद्भुत है। तो अगर हम पूरी चर्चा का सार निकालें, ऐसा लगता है कि जे थॉमसन के इलेक्ट्रॉन की खोज सिर्फ एक और कण को ढूंढ निकालना नहीं था। ये तो जैसे परमाणु के बंद दरवाजे पर पहली दस्तक थी। हाँ, जिसने अंदर की पूरी दुनिया का नजारा खोल दिया। इसने विज्ञान की सोच की दिशा ही बदल दी। आपने बिल्कुल सही समझा। ये महज एक कण की खोज नहीं थी, ये एक वैचारिक क्रांति थी। इसने डाल्टन के सदियों पुराने अविभाज्य परमाणु के मॉडल को ध्वस्त कर दिया और पहली बार ठोस सबूत दिया कि परमाणु के अंदर भी संरचना होती है, वे और भी छोटे मूलभूत कणों से मिलकर बने हैं। हाँ। इसने उपपरमाणविक भौतिकी और कण भौतिकी के पूरे क्षेत्र की नींव रखी। सही। अगर हम इसे विज्ञान की प्रगति के नजरिए से देखें तो ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे सावधानी से किए गए प्रयोग और कई बार अप्रत्याशित अवलोकन मौजूदा सिद्धांतों को चुनौती दे सकते हैं, उनकी सीमाओं को उजागर कर सकते हैं और हमें ज्ञान के एक बिल्कुल नए और गहरे स्तर पर ले जा सकते हैं। बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन के समझ ने न केवल भौतिकी और रसायन विज्ञान को बदल डाला, बल्कि आगे चलकर इलेक्ट्रॉनिक्स,
कंप्यूटिंग और अनगिनत आधुनिक तकनीकों का आधार भी बनी। तो ये थी इलेक्ट्रॉन की दिलचस्प कहानी, कैसे एक अदृश्य कैथोड किरण के पीछे छिपे रहस्य को सुलझाते हुए जे थॉमसन ने इसे खोज निकाला। जी, हमने इसके अनोखे गुणों को जाना, कैसे ये अविश्वसनीय रूप से हल्का है, इस पर ऋणात्मक आवेश है और कैसे ये ब्रह्मांड के हर पदार्थ का हिस्सा है। और हमने देखा कि कैसे इस नन्हे से कण की खोज ने डाल्टन के मॉडल की सीमाओं को उजागर किया और विज्ञान को परमाणु के रहस्यों की गहराई में उतरने के लिए प्रेरित किया। ये हमें याद दिलाता है कि वैज्ञानिक ज्ञान की यात्रा कभी स्थिर नहीं रहती। सिद्धांत बनते हैं, वे बहुत कुछ समझाते हैं, हाँ, लेकिन फिर नई खोजें उन सिद्धांतों की सीमाओं को दिखाती हैं। फिर उन नई खोजों को समझाने के लिए बेहतर, ज्यादा व्यापक सिद्धांत विकसित होते हैं। सही कहा। समझ का दायरा लगातार बढ़ता रहता है। ये सवालों, खोजों, चुनौतियों और नई समझ का एक निरंतर चलने वाला चक्र है जो विज्ञान को आगे बढ़ाता है। और आज की चर्चा खास तौर पर इलेक्ट्रॉन के क्वांटम गुणों, जैसे वो दोहरा स्वभाव वाली बात, हाँ, वो तो बहुत अजीब था। वो एक बहुत ही मौलिक और विचार करने लायक सवाल खड़ा करती है। क्या अगर इलेक्ट्रॉन जैसे मूलभूत कण, जिनसे मिलकर ये सारी दुनिया बनी है, एक ही समय में कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार कर सकते हैं, तो ये हमें वास्तविकता मतलब रियलिटी के असल प्रकृति के बारे में क्या सिखाता है? ओह, ये तो गहरा सवाल है। हाँ, क्या हमारी ठोस निश्चित दुनिया की जो रोजमर्रा की समझ है वो केवल एक बड़े पैमाने का भ्रम है और बहुत छोटे स्तर पर वास्तविकता कहीं ज्यादा लचीली, अनिश्चित और अजीब है? सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो भौतिकी की सीमाओं को छूता है और हमें अपने अस्तित्व के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।